हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। इसके पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के बारे में आपको अभी तक क्या जानकारी है? आपको ये मालूम है ये बनते कैसे हैं? ठीक है, कैसे बनते हैं? ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि लाइसोसोम के अंदर में जो भी चीजें प्रेजेंट है, क्या चीजें प्रेजेंट है अंदर, मतलब यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है इसकी। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, राइट? या दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। मेम्ब्रेन का सिंथेसिस किसने किया है? और मेम्ब्रेन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसने बनाया इसे वेसिकल के फॉर्म में। इसने बड ऑफ कर दिया था, बड कर दिया था उसको, बड के बन के वो निकल गया था, है ना? बड मतलब कि हमने, एक मिनट में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दिखा था ना, यहाँ पे जो वेसिकल मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिंग फेज से निकलता है, यहाँ से वो बाहर निकल जाता है बडिंग जैसे, मतलब ऐसा लगता है कि बड राइज कर रहा है और उसके बाद वो बड जो है वो अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है, राइट? लाइसोसोम के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स का नेचर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब होता है वो हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स। हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। क्या काम है इनका? डाइजेशन करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। लाइसोसोम्स को सबसे, एक मिनट, एक और चीज, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, राइट? इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, डिस्कवरी बाय डे डुवे। Lysosomes were discovered by Day Dewey in 1955 in liver cells. Later इनका नाम जो है वो दिया गया था, first named lysosomes by Novikov in 1956. ये सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको मालूम है ये चीज, एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, किस में एब्सेंट है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। अब यूकैरियोटिक कौन से में एब्सेंट है? तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, हमारे इरिथ्रोसाइट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। मेरिस्टेम सेल्स प्लांट के, मेरिस्टेम सेल्स इन प्लांट, उसके अलावा यूग्लिना में एब्सेंट है, ईस्ट में एब्सेंट है, न्यूरोस्पोरा में एब्सेंट है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अबंडेंट फैगोसिटिक सेल में। वो सेल जिनका काम फैगोसाइटोसिस करना है। क्या करना है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग की प्रक्रिया। क्या काम होता है इनका? सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब है कोई भी बाहर सेल के पास में कोई चीज प्रेजेंट होगी तो सेल क्या करेगा? उसको एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ, एक मिनट, एनगल्फ फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। फैगोसिटिक सेल के एग्जांपल्स देखें। कुछ सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल, है ना? कुफर सेल, कुफर सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स है। मैक्रोफेजेस, अगर कहीं लिखा है, वो भी एक प्रकार के क्या है? फैगोसिटिक सेल। ये सारे सेल कहाँ मिलते हैं? आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी चैप्टर में, है ना? कुफर सेल, मैक्रोफेजेस, WBC, इन सबका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। ये पूछेंगे नहीं कहाँ से आए हो, क्या हो,
कोई भी जो हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश कर रहा होगा, ये लोग इम्यून रिस्पॉन्स के तहत उसको क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। ये इनका काम है, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ सम सेल। और उस सेल में गोल्गी बॉडी बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में मिलता है। दे आर ऑल्सो अबंडेंट इन degenerating सेल और रिग्रेस हो रहा है कोई रिग्रेसिंग टिश्यू, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर रहा है, तो लाइसोसोम्स की मदद से खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इन्हें हम हाइड्रोलेज भी कहते हैं, और मोस्टली ये एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, because they work best because they are active at acidic pH of about 4 to 5, इसीलिए इन्हें एसिड हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। एंजाइम्स की बात कर रही हूँ मैं। मेम्ब्रेन का सिंथेसिस किसने किया था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। एंजाइम्स का सिंथेसिस किसने किया था, सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपको मालूम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन से ही तो एंजाइम बनता है। एंजाइम एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन ही तो है। सो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसीलिए हम लोग लाइसोसोम्स के लिए एक चीज लिख सकते हैं कि लाइसोसोम्स अराइज बाय joint activity of ER and Golgi complex. ठीक है, they arise by joint activity of endoplasmic reticulum and Golgi complex. Now, what are the types of lysosomes? कितने प्रकार का होता है लाइसोसोम्स, वन बाय वन मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। ये बनता कैसे है और कितने टाइप का होता है। तो देखो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सेल में ये मान लेते हैं सेल में फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। जो भी फूड मटेरियल है यहाँ पर प्रेजेंट है और ये एनगल्फ हो रहा है। ठीक है, मैं अगली वाली स्टेप में आपको यहाँ पे दिखा दूं। एक मिनट, एनगल्फ होके फूड मटेरियल पूरा क्या हो गया, अंदर आ गया। अभी लाइसोसोम नहीं बना है, ये एनगल्फ होके अंदर आ गया। अब इसको डाइजेस्ट करना है। सो डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रेजेंट होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाएगा लाइसोसोम्स फिल्ड विथ एंजाइम्स। इसे हम कह रहे हैं लाइसोसोम। जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा, वो लाइसोसोम के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, उसका डाइजेशन करने के लिए। ये एंजाइम सिक्रीट होंगे और अब ये डाइजेस्ट करेंगे इस फूड पार्टिकल को। डाइजेशन के बाद इस पार्टिकल के बन गए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, क्या बन गए, फ्रैगमेंट्स। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ये जो फूड पार्टिकल है ये एनगल्फ हुआ, प्रोसेस कहलाएगी एंडोसाइटोसिस। क्योंकि एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है। अगर सॉलिड फूड है एनगल्फ किया जा रहा है, ये पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है। अगर लिक्विड है कोई चीज जो एनगल्फ की जा रही है, ठीक है,
कोई चीज जो इनगल्फ की जा रही है वो लिक्विड नेचर की है, तब वो क्या हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस। सॉलिड नेचर की है तो होगा फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर अब ये जो बना इसे कहते हैं फैगोसोम, जिसमें फूड पार्टिकल इनगल्फ हुआ है, और ये है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में आपको बताऊं, इट अराइज फ्रॉम जॉइंट एक्टिविटी ऑफ ईआर एंड गोल्गी बॉडी, और ये अभी नया नया ताजा ताजा बना है। इट इज फिल्ड विथ इनएक्टिव एंजाइम्स, इसमें क्या फिल्ड है, इनएक्टिव एंजाइम्स है। इट इज फिल्ड विथ इनएक्टिव एंजाइम्स, क्योंकि वो एंजाइम्स अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। इट इज फिल्ड विथ इनएक्टिव एंजाइम्स और एसिड हाइड्रोलाइसिस। बेसिकली ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम भी बोले जा सकते हैं। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम। अब जब ये फ्यूज हो जाता है, लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज हो जाता है, फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। Secondary lysosome. It is actually primary lysosome plus phagosome. Okay, and it is also known as digestive vacuole. इसे और क्या कहते हैं, digestive vacuole भी कहते हैं। इसके पास जो एंजाइम्स होंगे वो होंगे एक्टिव एंजाइम्स और डाइजेशन, जो भी चीज अंदर आई है उसका डाइजेशन करने का इनका काम है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं और ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी चीज आपके पास बची, ये जो है इसे कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल, राइट। जो भी चीज अब डाइजेस्ट हो गई है उसको अब्सॉर्ब करना है अगर सेल को, तो वो यहीं से अब्सॉर्ब होगा। द फूड गेट्स अब्सॉर्ब्ड एंड लीव्स द वेस्ट, वहीं पर छोड़ देंगे। क्या बचा वहां पर, वेस्ट बचा। तो अब यहाँ पर जो वेस्ट बचा है, मान लेते हैं कुछ इतना वेस्ट बचा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज और टर्शियरी लाइसोसोम। सो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, टर्शियरी लाइसोसोम है। टर्शियरी लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, इन विच हैव ओनली indigestible materials। ये जाएंगे आगे रेसिडुअल बॉडी, दे मूव टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बचा के नहीं रखना है, दे मूव टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक नोट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर मान लो सेल ने रेसिडुअल बॉडी से कचरा बाहर नहीं निकाला, जैसे मैंने आपको बोला इसको क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है, दे मूव टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्यूज with plasma membrane to throw the waste out by exocytosis। अगर इसका काम क्या है, इसको वेस्ट फेंकना है by the process of exocytosis। लेकिन अगर इसने नहीं किया, ठीक है, कुछ सेल ने नहीं फेंका, some cells, in some cells residual bodies do not discharge their waste to outside
एंड इसीलिए वो सेल क्या होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं. दे ब्रिंग एजिंग. What do they bring? They bring aging. एक मिनट. They bring aging. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स, बहुत सारे लिवर के सेल्स हैं, मसल सेल, और इसकी वजह से कई बार स्टोरेज डिजीज भी होती है. स्टोरेज डिजीज के एग्जाम्पल है पॉलीनेफ्राइटिस. स्टोरेज डिजीज का मतलब है कि सेल की सफाई नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, और सेल की सफाई नहीं हुई है मतलब रेसिडुअल बॉडीज का जो कचरा था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उसको हमने बाहर नहीं फेंका. हमें कैसे फेंकना था इसे बाहर? हमें ऐसे रेसिडुअल बॉडीज को बाहर लेकर के जाना था और वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जानी थी. ऐसे क्या होता, कचरा बाहर, वेस्ट डिपॉजिट हो जाता, बाहर की तरफ फेंक दिया जाता. राइट? Some cells, residual bodies, do not discharge their waste to outside and they bring aging or storage disease. जैसे कि for example polynephritis, hepatitis, Pompe's disease, Tay-Sachs disease, Hurler's disease, lung fibrosis, gout, etc. Right? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम को हम लोग ना ब्रॉड तरीके से दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है ऑटोफैगोसोम और दूसरा है हेटेरोफैगोसोम. ठीक है? ऑटोफैगोसोम और हेटेरोफैगोसोम का क्या मतलब है? ऑटो मतलब सेल्फ डाइजेशन करने वाला. वो लाइसोसोम जब सेल्फ का डाइजेशन करेगा. ठीक है? ऑटोफैगोसोम मतलब लाइसोसोम्स फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. सेल के अंदर के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा. इंटरसेल्युलर नहीं लिख रही हूँ, इंट्रासेल्युलर लिख रही हूँ. सेल के अंदर की चीजों को डाइजेस्ट करेगा तब कहलाएगा ऑटोफैगोसोम. इसके अलावा दूसरा नाम होता है और ऑटोफैगिक वैक्यूल भी कहलाता है. हेट्रोफैगोसोम का मतलब लाइसोसोम्स फॉर digestion of extracellular material. Digestion of extracellular material. ठीक है? एक्स्ट्रा मटेरियल यानी बाहर की चीजों का डाइजेशन करने वाला. तो बाहर की चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए मिनट, यहीं पे लिख देती हूँ मैं. हेटेरोफैगोसोम 3 प्रकार का होता है. प्राइमरी लाइसोसोम जो भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये एक प्रकार का हेटेरोफैगोसोम है. सेकेंडरी लाइसोसोम, ये भी एक प्रकार का हेटेरोफैगोसोम है. और टर्शियरी लाइसोसोम भी एक प्रकार का हेटेरोफैगोसोम है. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ना टाइप्स के समय 4 टाइप्स भी लिख सकते हो. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड
ऑटोफैगोसोम। ऐसे आपसे क्वेश्चन नहीं आता लाइसोसोम के कितने टाइप्स होते हैं करके, गिन के बताओ, नहीं आएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तीनों जो हैं ये हेटेरोफैगोसोम के प्रकार हैं। तो आप उस तरीके से क्लासिफाई कर लो या इस तरीके से क्लासिफाई कर लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइसोसोम एंड ऑटोफैगोसोम। लेकिन मैं ऑटोफैगोसोम के बारे में लिख दूं, ऑटोफैगोसोम जिसे ऑटोफैगिक वैक्यूल भी कहते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये कैसे बनता है, देखो। प्राइमरी लाइसोसोम बना हुआ है आपके पास। प्राइमरी लाइसोसोम, सपोज करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है और वो खराब हो गया है, काम सही से नहीं कर रहा है। तब प्राइमरी लाइसोसोम उस माइटोकॉन्ड्रिया को जाके डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आधा टूटा हुआ है, इसे कहेंगे फोर्थ टाइप, ऑटोफैगोसोम। समझे? It is formed by fusion of primary lysosome and intracellular material, जिसमें कोई आपका वर्न आउट पुराना हुआ सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, राइट। The process is known as autophagy. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी का मतलब सेल्फ डाइजेशन या सेल्फ डिस्ट्रक्शन। राइट, दिस इज नोन एज सेल्फ डाइजेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऑटोफैगोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर सेल आपका पुराना हो गया हो या फिर पूरी तरीके से नुकसान कर रहा हो, तो सेल्फ डाइजेशन एसेंशियल भी हो जाता है, राइट। व्हेन द सेल is undergoing degeneration, lysosomes burst out and digest the cellular component. सब तबाह कर देंगे ये लोग एकदम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, सब तबाह कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। So they digest the cellular component by digestive enzyme या फिर acid hydrolytic enzymes, and this is the reason they are known as suicidal bags of cell. Lysosomes are called suicidal bags of cell. इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, suicidal bags of cell कहते हैं। बाकी रिकॉल करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, सिंथेसिस कर रहा था। उसको गिफ्ट रैप कौन कर रहा था, पैकेज कौन कर रहा था, मॉडिफाई कौन कर रहा था, उसमें नेम प्लेट हटा रहे थे, प्राइस टैग हटा रहे थे, मॉडिफाई किए। फिर उसके बाद सिक्रीशन भी कर रहे थे कुछ चीजों का, उसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, मॉडिफाई कर रहे हो तो आप, है ना। आप स्वीट नोट लगा दोगे, इस टाइप से पैकेजिंग कर दोगे, ये काम हुआ गोल्गी बॉडी का। गिफ्ट रैप के सेंस में मैं आपको बता रही हूँ, बट गोल्गी बॉडी पैकिंग नहीं कर रहा है गिफ्ट की, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिफ्ट नहीं दे रहा है किसी को। गोल्गी बॉडी का काम क्या है, पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन किसका फंक्शन है बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। माइलॉइड बॉडीज क्या है, गैस्ट्रोप्लाज्म क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, निस्सिल ग्रैन्यूल क्या है, ये बिल्कुल याद रखना है अच्छे तरीके से। अब देखो, गोल्गी बॉडीज के फंक्शन में हमने देखा मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके अलावा एक्रोसोम बनाते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन बनाते हैं, और क्या उनका फंक्शन है ये आपको याद रखना है कि ये काम गोल्गी बॉडी ने किया है। गोल्गी बॉडी ने एक और काम किया है, लाइसोसोम बनाए हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी इंजर्ड बॉर्न आउट सेल होगा तो वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेगा बाय बर्स्टिंग ऑफ लाइसोसोम। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं कि अपनी जान अपने हाथों से ले लेंगे ये। ठीक है, क्या कर लेंगे ये, अपनी जान अपने हाथों से ले लेंगे।
functions of lysosome. क्या क्या काम करते हैं लाइसोसोम? बाहर की चीजों का डाइजेशन, हेटेरोफैगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, या फिर आप लिख लो डाइजेशन ऑफ बाहर की चीज, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट। ऑटोफैगी, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट, सेल के अंदर की चीजों का। राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कार्टिलेज से बोन डेवलप होता है, ठीक है, कार्टिलेज से बोन डेवलप होता है तो क्या करते हैं इन लोग, कार्टिलेज की सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर बोन बनाते हैं उसमें से। वो एक एग्जाम्पल है किसका, लाइसोसोम का एग्जाम्पल है। जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट है ना, एक सेकेंड सॉरी, ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट दोनों है। Chondrioclast digest cartilage components to lay off bone matrix, बोन मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब बोन मैट्रिक्स बनाने के लिए होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ये लाइसोसोम नहीं है ना, ये लाइसोसोम नहीं है। तो अब मैं कह रही हूँ कि कॉन्ड्रियोक्लास्ट ये काम करता है, तो एक्चुअल में कॉन्ड्रियोक्लास्ट काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, lysosomes of chondrioclast digest the cartilage component and this is one example of heterophagy, क्योंकि मैट्रिक्स को डिसॉल्व करते हैं, सेल बाहर की चीजों को डिसॉल्व कर रहा है। कॉन्ड्रियोक्लास्ट एक प्रकार का सेल है जिसका लाइसोसोम ये काम कर रहा है, तो उसका लाइसोसोम क्या कर रहा है, बाहर के मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर रहा है। तो बाहर के मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर रहा है मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है, मतलब कि हेटेरोफैगी कहलाएगा। Now they are also known as disposal bags. उसका रीजन क्या है, कचरा इसमें आप स्टोर कर सकते हो, ये बाहर फेंक आएंगे। They are also known as disposal bags. Next is crinophagy. क्राइनोफैगी का क्या मतलब होता है, जो भी एक्सेसिव सिक्रीटरी ग्रैन्यूल, मैं लिख देती हूँ एक मिनट, ग्रैन्यूल ऑफ हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो नाम यहां से आया, इन एंडोक्राइन ग्लैंड may be digested by lysosome। जैसे कि जब थायरोक्सिन हार्मोन बनाना होता है, थायरोग्लोबुलिन इज अ प्रीकर्सर, पहले ये आता है, उसके बाद इसके सेल के लाइसोसोम्स ऑफ थायरोग्लोबुलिन कंटेनिंग सेल्स, प्रीकर्सर सेल्स डाइजेस्ट सम कंपोनेंट्स, कुछ चीजें डाइजेस्ट कर देंगे और आपको मिलेगा थायरोक्सिन हार्मोन, इसे कहते हैं क्राइनोफैगी। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जब हार्मोन बनता है, वो हार्मोन में कुछ चीजें ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, या उसका प्रीकर्सर प्रेजेंट होगा, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस चीज की एक्स्ट्रा सिक्रेटरी ग्रैन्यूल होगा तो उसे डाइजेस्ट कर देंगे, जैसे ऐसे हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। उसके अलावा it also digests the tail of the tadpole, tail of tadpole during मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है मॉर्फोलॉजी में बदलाव लाना, सॉरी,
मेटामॉर्फोसिस होता है मॉर्फोलॉजी में बदलाव लाना। किस तरीके से आएगा? आप टैडपोल को देखो, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस। इसकी टेल डिसॉल्व होके आपको फिर क्या मिल जाएगा? फ्रॉग मिल जाएगा। अभी ड्रॉ नहीं बना रही है ना, काफी समय लग जाएगा फ्रॉग ड्रॉ करूंगी तो। ये क्या है? टैडपोल। इसकी टेल किसने डिसॉल्व करी? किसने डिसॉल्व की? लाइसोसोम ने डिसॉल्व की। सो इट डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है टैडपोल से फ्रॉग का बनना, इसे कहलाता है। तो कोई चीज हटानी है, गायब करनी है, कौन कर रहा है ये काम? लाइसोसोम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। They also help in breaking of limiting membrane of egg during fertilization or fusion by sperm. क्लास 12 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में कि ये एग का लिमिटिंग मेम्ब्रेन कैसे डिसॉल्व करवाने में मदद कराते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो सीड के पास क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब उसको जर्मिनेशन करना होगा, रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, जब सीड को क्या करना होगा? जर्मिनेट करना होगा, यानी नया पौधा बनाना होगा, राइट? तो सीड में क्या प्रेजेंट है? स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है जो जर्मिनेशन के दौरान उसे चाहिए। क्या करेंगे? लाइसोसोम्स इन इट डाइजेस्ट दिस स्टोर्ड फूड। डाइजेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी। एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी कि सीड जर्मिनेशन में भी लाइसोसोम्स मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? जल्दी जल्दी जो भी स्टोर फूड होगा उसको हाइड्रोलिसिस कर लेंगे और उससे क्या कर लेंगे? एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे। गेटिंग इट? सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। रिपीट करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट डाइजेस्ट करना, इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट डाइजेस्ट करना, हार्मोन बन गया उसका एक्सेसिव कंपोनेंट डाइजेस्ट करना, डिस्पोजल में काम आते हैं। उसके अलावा टैडपोल की टेल को डाइजेस्ट करते हैं। स्पर्म जब एग के पास जाता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में मदद करता है और सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। जब आप मार्केट से कुछ पैकेज्ड फूड लेकर के आते हो तो उसमें आपने एक चीज गौर नहीं भी की होगी, तो अब कर लेना। दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है स्टेबलाइजर्स, दूसरा होता है लेबलाइजर्स। ठीक है, जो पैकेज्ड फूड आता है ना, उसमें आपने कभी देखा होगा लिखा रहता है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं और किस तरीके से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। स्टेबलाइजर्स का मतलब होता है ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। मैम ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये हमारा लाइसोसोम को बचा के रख रहे हैं, है ना? से दे स्टेबलाइज दी लाइसोसोम मेम्ब्रेन, राइट? इनका काम क्या है? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये उसको रप्चर नहीं होने देते हैं। दे स्टॉप इट्स रप्चर। और अगर ये ब्रेक नहीं होगा, सेल की पुरानी चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, तो फिर कैसे दूसरी चीजें बन पाएंगी, राइट? सो इट स्टेबलाइज द लाइसोसोम मेम्ब्रेन एंड स्टॉप इट्स रप्चर। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का नेचर क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेबलाइजर है, वो लाइसोसोम की सेल की लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। क्लोरोक्विन इज अ स्टेबलाइजर। लेबलाइजर का मतलब होता है दे मेक लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कमजोर करना। एंड इंक्रीज ऑटोलिसिस, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के एक्सेट्रा। बाय नेचर ये लोग क्या है? लेबलाइजर है, मतलब ये लोग लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बना। ये हमने सब्सटेंसेस देखे, स्टेबलाइजर और लेबलाइजर्स दो प्रकार की चीजें होती हैं। दैट इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला कंपोनेंट है दैट इज वैक्यूल।
ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे डिफर करता है, एक जनरल में आपको डिफरेंस बता दूं। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो टेकअप करता है अबाउट 90% ऑफ द सेल। वैक्यूल कैन टेक 90% स्पेस ऑफ सेल, लेकिन गलती से इसको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल मत लिख देना, क्योंकि ये इसका शेप नहीं है। अगर सामान नहीं रखना होगा, जैसे कि कुछ सेल में नहीं भी होता है ना, ये प्लांट सेल में इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, नहीं है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड एंड नॉट वैक्यूल। देख के लगेगा कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, बट ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। ओके, अब प्लांट सेल में मैंने आपको बोला कि वैक्यूल जो है वो करीब 90% ऑफ स्पेस ले लेता है। तो एनिमल सेल में कैसे रहता है ये? एनिमल सेल में किस तरीके से रहता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे बी एब्सेंट और लेस इन साइज इफ प्रेजेंट। ठीक है, एक दो प्रेजेंट रहेंगे एनिमल सेल में, कुछ इस तरीके से। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है सेमी परमिएबल, और इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है मेम्ब्रेन? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज, प्रॉपर यही काम है। क्या क्या स्टोरेज? स्टोरेज ऑफ सेल सैप, excretory material and other materials which are not useful for cell। जो किसी भी प्रकार से सेल के लिए काम के नहीं है, उन चीजों को स्टोर करना होता है वैक्यूल का काम। वैक्यूल ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और उसके आधार पर टाइप्स ऑफ वैक्यूल क्या क्या है। डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल, थोड़ी देर पहले पढ़े हो इसे। ये कैसे बनता है? फैगोसोम प्लस primary lysosome. And what does it contains? It contains digested food, क्योंकि digestion हो रहा है ना। It contains digested food particles. बायंसी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कोई प्लांट है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने वाला है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? गैस वैक्यूल। ये किससे भरा रहेगा? इट इज फिल्ड विथ एयर and it provides buoyancy. इसका काम क्या होता है? buoyancy प्रोवाइड करना। it provides buoyancy, जो भी फ्लोट करने वाले होंगे उसको प्रोवाइड करेगा ये buoyancy। अगला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जनरली मिलता है प्रोटोजोआ में, लाइक अमीबा, और इसका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोसिस को रेगुलेट करवाना, पानी कहाँ से आएगा कहाँ तक जाएगा इस चीज को। and helps in excretion also. It helps in osmoregulation and it helps in excretion, जैसे कि ये रहा अमीबा और ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर यहाँ पानी एंटर कर रहा है तो क्या होगा? उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्यों एंटर कर रहा है हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैक्यूल स्वेल्स अप, इस अवस्था को कहते हैं डायस्टोल। फिर उसके बाद ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और वहां जाके ये फ्यूज होके अपने कंपोनेंट्स बाहर रिलीज कर देगा।
तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ, उस समय वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं सिस्टोल, एंड रिलीज द contents टू आउटसाइड। इस तरीके से ये मेंटेन करता है कि अमीबा के अंदर कितना पानी और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली मेंटेन करना होता है वाटर आयोनिक बैलेंस, उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैप वैक्यूल। मैं सबसे आखिरी में बता रही हूँ, आप फर्स्ट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जब मैं सैप वैक्यूल कह रही हूँ, इसका मतलब सेल सैप वैक्यूल भी बोल सकते हो आप, ये सिर्फ सैप वैक्यूल भी बोल सकते हो। इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ सेल सैप। सेल सैप होता है वाटर प्लस आयंस, आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है, फूड मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड, पहली चीज तो रिजिडिटी देता है ये सेल को, रिजिडिटी या फिर आप जिसे टर्जिडिटी भी कह सकते हो, टू सेल। इट प्रोवाइड रिजिडिटी और टू टर्जिडिटी टू सेल, एंड मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। आयन थोड़े कम ज्यादा हो जाएंगे तो यही आएगा जब उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसे आप कह सकते हो फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। ये फ्लूइड क्या होता है, सेल सैप। व्हाट इज दिस, सेल सैप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैप वैक्यूल के लिए, हर्बीवोर्स जान रहे हो आप। हर्बीवोर्स मतलब जो ग्रेजिंग करते हैं, किसमें, प्लांट में। प्लांट नहीं चाहता कि कोई जानवर आके उसको खाए, अगर तो वो क्या करेगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, निकोटीन या बहुत सारी चीजें प्लांट्स बनाते हैं, एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी किसमें स्टोर होती हैं, आर स्टोर्ड इन सैप वैक्यूल ओनली फॉर डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। कितने प्रकार का वैक्यूल है, सबसे पहले डाइजेस्टिव वैक्यूल या फूड वैक्यूल, जो किसी भी सेल में बनता है, जनरली हम इसे कहेंगे ये फैगोसिटिक सेल में बनता है। जो सेल फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा उसमें नहीं बनेगा, ये एनिमल सेल्स होंगे या प्रोटोजोआ के सेल्स हो सकते हैं। गैस वैक्यूल ये प्लांट में हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनमें। इसे एयर वैक्यूल भी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना, अमीबा में मिलता है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल सैप वैक्यूल, जिसका काम है सेल सैप को स्टोर करना, जिसमें वाटर, आयरन, सॉल्ट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक। इज अ सिस्टम ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल which are related to each other functionally। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इन लोगों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट। So they are related to each other functionally. That is why they are known as endomembrane system, जिसमें GERL system भी आता है। GERL system मतलब होता है Golgi complex, ER lysosome।
और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक वैक्यूल भी ऐड हो जाता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, so what is GERL system and what is endomembrane system? Now is it clear? That is all about today's class. In coming classes, we'll study about mitochondria, chloroplast, and nucleus.